गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र 2022 में इंडियन पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। इसमें सभी टॉपिक लगभग कवर किए जा चुके हैं और आज हमारा नया टॉपिक रहेगा संसद। और संसद में हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे लोकसभा और इससे संबंधित कुछ नोट्स वगैरह दिए हैं, इसको पढ़ेंगे। फिर इस पर जितने भी MCQs आए हुए हैं, पुराने पेपर जितने आए हुए हैं IAS में, यूपी PCS, बिहार PCS, MP PCS, इन सभी के MCQs को सॉल्व करेंगे और वहाँ से बनने वाले नए प्रश्नों को भी हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। संसद संघीय सरकार का एक विधायी अंग होता है। विधायी का मतलब क्या होता है? जो विधि बनाता है, अर्थात जो कानून बनाता है उसे हम विधायी अंग कहते हैं। तो संसद में क्या होता है? मुख्य रूप से कानून बनाए जाते हैं, जिसमें लोकसभा में मुख्य रूप से ज़्यादातर कानून बनाए जाते हैं। केंद्र स्तर पर विधि निर्माण का कार्य भी संसद के द्वारा ही किया जाता है। संविधान के भाग 5 के अध्याय में जो है कि अनुच्छेद 79 से लेकर 122 में संसद से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 79 के अंतर्गत कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। तो संसद का निर्माण किससे होता है? लोकसभा, राज्यसभा और साथ ही साथ राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 81 क्या कहता है कि लोकसभा राज्यों से 530 से अनधिक और संघ राज्य क्षेत्रों से 20 से अनधिक प्रतिनिधि सदस्यों से मिलकर बनेगी। कहने का मतलब है कि यहाँ पे 530 सदस्य जो आएंगे वो राज्यों से आएंगे और 20 सदस्य आपके यूनियन टेरिटरी से आएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 550। लेकिन हम पढ़ते हैं 552। तो जो 2 सदस्य होते हैं उनको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय का अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो आर्टिकल 331 का प्रयोग करके 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर गौर रखिएगा, इस बात पे गौर फरमाइएगा कि संवैधानिक संशोधन 104 जो 2019 में हुआ था, उसके तहत क्या किया गया है कि अब इस तरीके के जो मनोनयन होता है उसको अब समाप्त कर दिया गया है। फिलहाल वर्तमान लोकसभा जो 2019 से चल रही है उसमें तो 2 आंग्ल सदस्यों का मनोनयन हो चुका है, लेकिन आगे आने वाली जो 2024 की चुनाव पद्धति आने वाली है, लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें इन 2 लोगों का मनोनयन अब नहीं होगा, बल्कि अब इनको जो है कि निष्प्रभावी कर दिया गया है। लोकसभा में राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की गई होती हैं। लोकसभा में राज्यों को जो है कि जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन के लिए 1971 की जनगणना पर आधारित है, जबकि प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन 2001 की जनगणना के आधार पर है। और यह जो बेस बनाया गया वो 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 पर आधारित है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार यह निर्धारित किया गया है कि 2026 तक यथावत सीटें रहेंगी, अर्थात जो 552 जनसंख्या है वो 552 सीटें 2026 तक रहेंगी। तो 2024 में जो सीटों का चुनाव होगा वो 552 पे होगा। दूसरा चीज़ क्या है कि इसमें आंग्ल मनोनयन का जो है कि निर्वाचन नहीं होगा, जो मनोनीत होते हैं सदस्य उनको भी नहीं किया जाएगा। देखते हैं हम आगे। अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा की अवधि प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक ही मान्य होगी। हालांकि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले भी जो है कि किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है। तो लोकसभा को कौन विघटित करता है? राष्ट्रपति करता है। साथ ही कह सकते हैं कि जब आपातकाल की उद्घोषणा होती है, आर्टिकल 352 का प्रयोग किया जाता है युद्ध की स्थिति में या अशांति की स्थिति में या बाह्य आक्रमण की स्थिति में, तो जब आपात की घोषणा की जाती है तो संसदीय विधि के द्वारा संसद की अवधि 1 वर्ष में एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। अर्थात यहाँ पर कार्यकाल 5 वर्ष की जगह 6 वर्ष भी हो सकता है। और साथ ही साथ जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में न रहे, अर्थात आपातकाल को समाप्त कर दिया जाए, तो उसके पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह से अधिक नहीं होगा। कहने का मतलब फिर आपातकाल के जो भी प्रभाव है वो 6 महीने के बाद समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता क्या होती है? तो कम से कम उसकी 25 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी होनी चाहिए और लोकसभा का स्थगन अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति करता है। लोकसभा का स्थगन क्या होता है? जो दिन प्रतिदिन की कार्यवाहियों को रोक दिया जाता है, 1 दिन 2 दिन जो हंगामा होता है, तमाशा होता है, उसकी वजह से लोकसभा स्पीकर क्या करता है कि लोकसभा की कार्यवाहियों को रोक देता है। लेकिन आपके एक सत्र यानी मानसून सत्र खत्म हो जाता है, फिर आपका शीतकालीन सत्र आता है, फिर उसके बाद जो है कि आपका बजट सत्र आता है फरवरी में जो आते हैं, तो ग्रीष्मकालीन जिसको हम कहते हैं। तो इस तरीके के सत्रावसान जो किए जाते हैं, एक सत्र के बाद दूसरा सत्र कब आएगा, और अगर हम लोकसभा को विघटित कर रहे हो तो ये शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं।
अनुच्छेद 93 में कहा गया कि लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों से ही किया जाता है। और आर्टिकल 94 में कहा गया है कि लोकसभा अपना अध्यक्ष, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे सकते हैं और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को दे सकते हैं। जिस तरीके से आपके प्रेसिडेंट साहब अपना त्यागपत्र किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, और वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा, अपना त्यागपत्र प्रेसिडेंट साहब को देंगे, राष्ट्रपति को। उसी तरीके से जो लोकसभा स्पीकर है वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा और जो उपाध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देगा। तो आगे देख लेते हैं हम इससे संबंधित और भी चीज़ें जो होंगी। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। आर्टिकल 96 के तहत जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई भी विकल्प या कोई भी संकल्प विचार में हो, विचाराधीन हो, तब वे सदन में उपस्थित रहते हुए भी पीठासीन नहीं होंगे। पीठासीन का मतलब क्या होता है, जो कार्यवाही चलाता है सदन की, साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर मत बराबर होने की स्थिति में अपना एक निर्णायक मत देता है कि जिस पक्ष में वो मत कर देगा वो पक्ष जीत जाएगा। लेकिन अगर उन्हें हटाने का विचार चल रहा हो, संकल्प विचाराधीन हो, तो पीठासीन नहीं हो सकते। यानी अध्यक्ष पद अपने मतलब अध्यक्ष जो अपने पद से हटाए जाने के संकल्प पर प्रथम मत देने का तो अधिकार है, यानी अपने सदस्य के रूप में तो मत देगा जिस पार्टी का होगा, परंतु मत बराबर होने की स्थिति में वो निर्णायक मत नहीं दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष अन्य विषयों पर प्रथमता मत नहीं देते, वे अपने निर्णायक मत का ही प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी भी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट बराबर अर्थात टाई हो जाते हैं। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। प्रोटेम स्पीकर आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले लोकसभा के सामान्यतः सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुन लिया जाता है कि अभी लोकसभा स्पीकर नहीं चुना गया है तो एक वरिष्ठ सदस्य को हम प्रोटेम स्पीकर के तौर पर चुनते हैं। और उसका कार्य क्या होता है, मुख्य रूप से जो नई लोकसभा चुन कर आई है उसमें जितने भी सदस्य हैं उन्हें शपथ दिलाने का काम करते हैं। आर्टिकल 85(1) में कहा गया है कि लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में 2 बार सत्र जरूर बुलाए जाने चाहिए। और हमारे यहाँ तो भारत में 3 सत्र बुलाए जाते हैं। ग्रीष्मकालीन सत्र फरवरी में शुरू होता है, मानसून सत्र आपका जून के आसपास मई में शुरू होता है, साथ ही साथ आपका जो शीतकालीन सत्र है वो अक्टूबर नवंबर में शुरू हो जाता है। आर्टिकल 100 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का जो कोरम होता है, गणपूर्ति होती है, वो कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। अर्थात जो लोकसभा है उसमें तो होगा आपका 52 और राज्यसभा में 25 होगी गणपूर्ति संख्या। उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा में जो है कि सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है, कितने, 80। उसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र का नंबर आता है 48 और पश्चिम बंगाल का नंबर आता है 42। यानी लोकसभा की सीट सबसे अधिक पूरे भारत में यूपी को मिली है 80, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे पश्चिम बंगाल और फोर्थ नंबर पे आप बिहार को भी ले सकते हैं क्योंकि वहाँ भी 40 सीटें होती हैं। आगे देखते हैं। वर्तमान में 6 जनवरी 2022 से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्याशी हेतु चुनाव व्यय की जो अधिकतम राशि है वो 95 लाख रुपए कर दी गई है तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 40 लाख रुपए कर दी गई है, यानी कि कुछ धनराशि को बढ़ा दिया गया है। लोकसभा का जो पहला चुनाव था 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला, यानी कि लगभग 4 महीने चले और 489 सीटों पर यह चुनाव हुआ था। प्रथम लोकसभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 13 मई 1952 को हुआ था। 15 मई 1952 को जीवी मावलंकर अर्थात गणेश वासुदेव मावलंकर को लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए तत्कालीन उपाध्यक्ष एम अनंत सैनम आयंगर लोकसभा अध्यक्ष 8 मार्च 1956 को बन गए थे, क्योंकि जब जीवी मावलंकर जी की मृत्यु हो गई थी तब उसके बाद अनंत सैनम साहब ने इस पद को संभाला था। आगे 1954 में जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था,
जिसे लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार जी थी 2009 से 14 के बीच में, और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला साहब हैं। और ये कहाँ से हैं? ये राजस्थान के कोटा से सांसद है। कहाँ से? कोटा से सांसद हैं ओम बिरला साहब, बीजेपी की तरफ से सांसद हैं, लेकिन वर्तमान में जो है कि निष्पक्ष रूप से ये काम करते हैं ओम बिरला साहब। आइए अब हम इससे संबंधित कुछ एमसीक्यूज को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से और भी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्धारित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो 25 वर्ष। अगर उसकी उम्र 25 वर्ष पूरी हो चुकी है तो वो लोकसभा में जो है कि अपने निर्वाचन के लिए चुन सकता है। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या होती है? अब देखिए, संसद का सदस्य मतलब हो गया, यहाँ पे लोकसभा की बात हो रही है और राज्यसभा की भी, लेकिन यहाँ न्यूनतम उम्र पूछी गई है। तो न्यूनतम उम्र होती है 25 वर्ष की, कम से कम आप इसके आधार पर लोकसभा का सदस्य चुन सकते हो। लेकिन 30 वर्ष की अगर हम बात करेंगे तो ये राज्यसभा के लिए होती है। तो न्यूनतम उम्र आपको मिल गई 25 वर्ष। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेम है फिर से, तीसरा भी, कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूपी पीसीएस मेंस 2011 का प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, सही बात है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, यह भी सही है। निर्वाचनों के लिए मतदाता की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराता है। तो ये तो सही है, लेकिन सी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि जो निर्वाचक नामावली होती है ये सारी चीज़ें राष्ट्रपति के नियंत्रण में नहीं बल्कि निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में तैयार की जाती है। तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। 4 हो चुका है, 5 देखते हैं। आईएएस प्री 2017 का प्रश्न है कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, सही है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहाँ के निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है, यह भी सही है। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है, और भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तो देखिए, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नामांकन पत्र कौन दाखिल करेगा, तो सी वाला ज़्यादा सही आंसर है। ज़्यादा सही आंसर क्या है? सी वाला, कि भारत का कोई भी नागरिक हो, लेकिन पहली शर्त क्या हो सकती है कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम दाखिल होना चाहिए, अर्थात वो 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति होना चाहिए, तभी वो जो है कि क्राइटेरिया पूरा करके लोकसभा के निर्वाचन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं? तो जनसंख्या के आधार पर सामान्यतः इनको सीटें आवंटित की जाती हैं। और आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7। भारत के संविधान में अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों को राज्यों के मध्य आवंटन किस जनगणना के आधार पर किया जाएगा? तो 1971 के आधार पर किया जाएगा। 1971 के आधार पर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्तमान लोकसभा में राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन जो आधारित है वो किस पे होता है? तो 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है और यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों 2026 तक। 2026 तक यह यथावत रहेगा और यह प्रोविज़न 84वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। इसका ए ऑप्शन नहीं होगा, 2031 नहीं बल्कि 2026 तक सीटों का यथावत स्थान रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर दिया गया है। ये तब तक नहीं बदली जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। तो 2026 तक ये जो है कि यथावत रहेगी और 2026 के बाद जो पहली जनगणना आएगी वो 2031 आएगी और इसके आधार पर नई लोकसभा सीटों का आवंटन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 11 देखेंगे। भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी की गई है? इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आप कहोगे सर 552 तो उत्तर है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि संविधान में जो है कि लोकसभा की सीटें निर्धारित नहीं की गई हैं। ये तो संसद ने अपनी विधियों के द्वारा समय समय पर परिवर्तित किया है, तो इसीलिए संविधान में इनमें से कोई भी सीटों की बात नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है,
निम्न निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो 7वां संवैधानिक संशोधन और 31वां संवैधानिक संशोधन, इसके द्वारा लोकसभा में जो है कि सीटों का वृद्धि किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी? 31वें संविधान संशोधन। और 525 तक कौन लाया था? तो 500 सीटों से 525 तक लाने के लिए 7वें संवैधानिक संशोधन का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह कितनी है? 550 निर्धारित की गई है, और +2 जो है कि आंग्ल मनोनयन जो है कि होता था, अब उसे समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो 543, क्योंकि 543 संख्याओं पर ही केवल चुनाव होते हैं वर्तमान में। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम 20 हो सकता है केंद्र शासित प्रदेशों का, लेकिन दिल्ली का जो है कि यहाँ पे अलग है, 7 सीटें हैं, और बाकी राज्य जो यूनियन टेरिटरीज हैं सबसे एक एक सीटें आती हैं, तो टोटल 14 सीटों को भरा जाता है। अब ये जो है कि आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ था। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के राज्यों में थे? तो 530 जो है कि राज्य से आ रहे हैं, और प्लस जो 20 थे ये यूनियन टेरिटरीज से आते हैं। वो अलग बात है कि व्यवहारिक रूप से इससे केवल 20 नहीं बल्कि 14 सीटें ही आती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 18, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें रिजर्व की गई हैं? तो 20 सीटें रिजर्व की गई हैं। कितनी की गई हैं? 20 सीटें रिजर्व की गई हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आर्टिकल 330 का प्रयोग किया गया है, और इसके माध्यम से इनको 84 सीटें दी गई हैं, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जो है कि 47 सीटें दी गई हैं, अनुसूचित जनजातियों को। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नांकित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं होता है? तो केरल और तमिलनाडु में जो है कि स्थान आरक्षित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में। अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में जो है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या मैंने अभी बताई कि 84 जो है कि अनुसूचित जातियों के लिए है, ये जिनको हम SC कहते हैं, और ST की अगर हम बात करेंगे तो इनके लिए 47 सीटें हैं, और यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 330 के अंतर्गत कहा गया है। यदि किसी राज्य के लोकसभा के स्थानों के आवंटन संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी होगी? अभी रिजर्वेशन के पैटर्न पे है, तो हम इसको आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सीधे 24, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? ST वालों की जो है कि सबसे अधिक मिलेगी आपको मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर जो है कि इसकी बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? तो मध्य प्रदेश ही निर्वाचित करता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों से मनोनीत जो सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है? तो यहाँ पर देखिए, अल्पसंख्यक मंत्री, प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। अब प्रश्न क्या पूछा गया कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये होना चाहिए भारत के राष्ट्रपति के पास। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्टिकल 331 का प्रयोग करके राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व अगर पर्याप्त नहीं है तो वह इस समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। यानी ये जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास न होकर संविधान के पास है। संविधान के 331 अनुच्छेद का प्रयोग करके वो राष्ट्रपति इनका मनोनयन करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? तो यहाँ पर भी देखिए दे रहा है कि 2 सदस्यों को तो मनोनीत कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? तो आंग्ल भारतीयों का। अगले प्रश्न को देखते हैं, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा?
प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति स्वविवेक से नहीं कर सकता बल्कि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा उसके इच्छानुसार, गलत, अध्यक्ष द्वारा, यह भी गलत, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर या प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग किया जा सकता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं की गई जब संसद का चलना आवश्यक हो। तो देखिए दूसरा स्टेटमेंट तो वैसे भी गलत हो जाएगा, क्योंकि संविधान में एक वर्ष में 3 सत्र नहीं बल्कि न्यूनतम 2 सत्रों की बात की गई है, क्योंकि स्पष्ट भाषा में लिखा है कि दोनों सत्रों के बीच में 6 माह का जो है कि गैप होना चाहिए 2 बैठक के बीच में। तो 2 सत्र की बात हो गई एक तरीके से, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं की गई है जब संसद का चलना जो है कि आवश्यक हो। और दूसरा, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर ठीक समझे जहां संसद सत्र आहूत किया जा सकता है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि पहला और तीसरा दोनों ही सही है, लेकिन दूसरा गलत था आपका। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन के द्वारा, विघटन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा। तो देखिए सत्रावसान और विघटन ये दोनों तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है और स्थगन अध्यक्ष के द्वारा किया जा सकता है। तो उपयुक्त सभी के द्वारा हम लोकसभा की बैठक को समाप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है। तो राष्ट्रपति जो है कि, क्योंकि सत्रावसान कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, गलत, आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 6 महीने तक के लिए ही बढ़ाया जा सकता है, यह भी गलत, आपातकाल में एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान 1 वर्ष में एक जो है कि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, यह बात सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं। वर्ष में 2 बार सत्र जरूर बुलाए जा सकते हैं, कम से कम अनिवार्यतः, और ऐसा संविधान में भी लिखा हुआ है कि दोनों सत्रों के मध्य 6 माह की बैठक जरूर होनी चाहिए। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, तो 1/10 होता है। और अगर हमारे लोकसभा की सीटें कितनी है, 550 अगर हम मान लें, तो इसका 10 बटे हिस्सा कितना हो जाएगा, 55 सीटें हो जाएंगी। तो लोकसभा की जो कोरम होती है वो 55 सीटें होती हैं। प्रश्न संख्या 37 है, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु कोरम कितना होना चाहिए। सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 6वां भाग या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10वां भाग, यानी 1/10 चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या का कितना होता है। तो कुल सदस्य संख्या का 1/10। अब लोकसभा में अगर आपकी 550 थी तो वहाँ तो बन गई 555, लेकिन अगर राज्यसभा की बात करेंगे तो यहाँ 250 संख्या है और इसका 1/10 हिस्सा हो जाएगा 25। तो राज्यसभा में 25 और लोकसभा में 55, जब इतने सदस्य होंगे मिनिमम, तब जो है कि सदन की कार्यवाही को आगे चलाया जाएगा। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो उत्तर प्रदेश से हमारे पास कितने सीटें आती हैं, 80 सीटें आती हैं। पश्चिम बंगाल से 42 सीटें आती हैं और बिहार से 40 सीटें आती हैं और एमपी से 26 सीटें आती हैं। नहीं, बिहार मध्य प्रदेश से 29 सीटें आती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश का। तो लोकसभा से तो 80 सीटें देते हैं और राज्यसभा में 31 सीटें राज्यसभा में और लोकसभा में 80 सीटें। सबसे अधिक यूपी से सीटें आवंटित हैं। अगला प्रश्न है, जहां लोकसभा के में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर हैं। तो दूसरे और तीसरे दर्जे की अगर हम बात करेंगे तो इस ऑप्शन के अनुसार हम देखें या रियल में, अगर हम रियलिटी में देखते हैं तो यूपी में जो है कि सबसे अधिक सीटें होती हैं 80, यहाँ पर यूपी मिलता है। फिर हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, जहाँ पर 48 सीटें आती हैं। फिर हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल, जहाँ पर 42 सीटें आती हैं। अगर हम दूसरे और तीसरे की बात करेंगे तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन पूरे प्रश्न ऑप्शन में कहीं पर भी ये नहीं दिया हुआ है। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक संख्याओं का आवंटन किसे किया गया? तो अभी मैंने बताया महाराष्ट्र को किया गया है, इसको कितना किया गया है? 48। और जबकि पश्चिम बंगाल को कितना किया गया है? 42। बिहार को कितना किया गया है? 40 किया गया है। अगला प्रश्न, लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित किए गए हैं? तो 25 जो है कि लोकसभा के स्थान मिले हैं राजस्थान से। लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? अब अगर आप देखोगे कि किन दो संख्याओं को अगर हम जोड़ें कि 40 हो जाए, तो पश्चिम बंगाल को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये तो 42 है, तो ये तो पहले से ही अधिक हो गया, तो इसको काट सकते हैं। इस तरीके से आप देखोगे किसी का भी योग हमारी बिहार की सीटों के बराबर नहीं हो रहा है, क्योंकि गुजरात और असम अगर दिया है तो 40 हो सकता है। अगर गुजरात 26 है और 14 असम, गुजरात 26 है, झारखंड इसके साथ जोड़ दो तो भी यहाँ पे 40 हो जाएगी। मध्य प्रदेश 29 है और छत्तीसगढ़ 11 है तो 40 हो सकती है। तमिलनाडु 39 है, सिक्किम की 1, तमिलनाडु की 39, मिजोरम की 1, तमिलनाडु की 39 और नागालैंड की 1, तब यहाँ पे 40 सीटें हो सकती हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ऑप्शन ऊपर नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश की सीटें 40 की आधी जो है कि मतलब 80 जो होती हैं, और इसकी आधी सीटें 40 बिहार की लोकसभा सीटें होती हैं। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? जैसे कि सेम टू सेम, पंजाब, असम, गुजरात, राजस्थान। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न भी पूछे आ रहे हैं। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तो चारों ही ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि इस तरीके से कोई भी राज्य नहीं जिसको समान रूप से सीटें प्राप्त हों। आप देख सकते हैं पंजाब और असम का ऑप्शन दिया हुआ था, पंजाब को 13 है, असम को 14 है। गुजरात और राजस्थान का ऑप्शन दिया है, गुजरात में 26 है, राजस्थान में 25 है। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का ऑप्शन दिया है, तो मध्य प्रदेश में 29 है और तमिलनाडु में 39 है। तो इस तरीके से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आंध्र प्रदेश में 42 सीटें हैं, यह भी गलत। असम में 13 सीटें हैं, यह भी गलत, क्योंकि वहाँ 14 सीटें हैं। पंजाब में 13 सीटें हैं, यह बात सही है। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, यह बात सही है। तो ये 2 ऑप्शन तो सही है और 2 ऑप्शन गलत हैं, तो इसलिए इस पर स्टार बन गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राज्यों के प्रतिनिधित्व को जो है कि बताना आपको। तो पश्चिम बंगाल से अगर हम शुरू करें तो पश्चिम बंगाल में हमें कितनी सीटें मिलती हैं? 42 सीटें। तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु में कितनी सीटें मिलती हैं? 39 सीटें। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में कितनी मिलती हैं? 48 सीटें। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ को 11 सीटें मिलती हैं। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश को 25 सीटें मिलते हैं। कितनी? 25 सीटें मिल जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? केवल एक सीट। चंडीगढ़ की है, सिक्किम की है, मिजोरम की है, तो इनकी एक सीटें हैं केवल। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? अर्थात त्रिपुरा, क्योंकि त्रिपुरा की जो लोकसभा सीटें हैं वो केवल 2 हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा यानी क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? तो लद्दाख, सबसे बड़ा लद्दाख जो है कि निर्वाचन क्षेत्र है, सर्वाधिक बड़े स्तर पे जो है कि। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन बना? बागपत, उन्नाव, अमेठी, लखनऊ। आइए इसके हम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि किसको सबसे बड़ा क्षेत्र माना गया है। तो 2008 में लागू परिसीमन के बाद वर्तमान में 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में निर्वाचकों की संख्या सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद था, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर हुआ और उसके बाद तीसरे नंबर पे उन्नाव आ जाता है। वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम धनराशि कितनी है? तो वर्तमान में देखेंगे तो अब आप को बदल दिया गया है और 95 लाख रुपए जो है कि किसके लिए कर दिया गया है? लोकसभा के निर्वाचन में जो है कि खर्च करने की धनराशि 95 लाख रुपए कर दी गई है। तो देखिए 95 लाख तो लोकसभा के लिए हो गई और वहीं 40 लाख विधानसभा के लिए हो गई है, तो ये राशियों को बढ़ा दिया गया है। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो कितना? वैध मतों का कम से कम 1/6 प्राप्त उसे नहीं होता है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिया हुआ। तो उपयुक्त मतों में से जो प्रत्याशी होते वैध मत, उनका कम से कम 1/6 भाग उसे प्राप्त होना चाहिए।
अगला प्रश्न है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव अक्टूबर 1952 से शुरू हुआ था, मतलब अक्टूबर 1951 से शुरू हुआ और फरवरी 1952 में जो है कि समाप्त हुआ। किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था? तो भाई 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष रहा होगा, क्योंकि इसी समय आपका आपातकाल भी लगाया गया था। प्रश्न संख्या 57, 9वीं लोकसभा कब भंग की गई? तो मार्च 1991 में उसे भंग कर दिया गया था। ये सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो तत्कालीन समय में पूछी गई थी, तो ये बेसिक प्रश्न नहीं है। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि सत्ता दल का व्यक्ति यही उसका नेतृत्व करता है। तो लोकसभा का नेता कौन हुआ? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है 60 नंबर पे, लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य है। ऐसी कोई भी बाध्यता हमारे भारत में नहीं है। भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को दिया जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाता है। ऐसा संविधान में तो बिल्कुल भी अधिकथित नहीं किया गया है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा कि ना पहला सही है ना ही दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत में लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष होता है क्या? चयनित किया जाता है, क्योंकि जितने भी सदस्यों का जो है कि निर्वाचन होता है उनके बाद जो लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं वो मिलकर किसी एक व्यक्ति के स्पीकर के पद के लिए चयन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है कैसे? लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा उसको जो है कि चयनित किया जाता है। प्रश्न संख्या 63 है, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो स्पीकर अपने पद की शपथ नहीं लेता है, बल्कि संसद के सदस्य के रूप में वो शपथ लेता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो सही जवाब हो जाएगा स्पीकर, क्योंकि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो अपने सदस्य के रूप में तो लेता है, संसद सदस्य के रूप में, लेकिन लोकसभा स्पीकर के रूप में नहीं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को सौंपता है, और उपाध्यक्ष क्या करेगा? अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंप देगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसे? लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा। और अगला है यहाँ पर 67, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से। गलत। लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प जो होता है, तत्कालीन जो सदस्य होते हैं उनके बहुमत से हटाया जा सकता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। तो ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए संसद के सदस्य अर्थात कि जो लोकसभा के जो सदस्य हैं उनको जो है कि ये इसके लिए एक प्रस्ताव पारित करना होगा, तब वो हटेंगे। 69 है, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 70 है प्रश्न संख्या, स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? स्पीकर के पद के विषय में, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यह बात गलत है। यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा, यह बात तो सही कही है, बी ऑप्शन। और तीसरा है आपका, यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है, यह भी गलत है। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, लोकसभा अध्यक्ष के पद के बारे में दिया हुआ है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, गलत। यह आवश्यक नहीं कि वह अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर संसद का सदस्य हो जाना पड़ेगा। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। बिल्कुल सेम प्रश्न रिपीटेड है ये, और यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि केवल अनुच्छेद तीसरा सही है, मतलब जो तीसरा स्टेटमेंट है वही सही है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या है? प्रोटेम स्पीकर के क्या कर्तव्य हैं? स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, गलत। सदस्यों को शपथ दिलाना, बिल्कुल। जो नवनिर्वाचित जो लोकसभा आती है उसके सदस्यों के जितने भी सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाना, और फिर लोकसभा अध्यक्ष जब तक चुना नहीं जाता तब तक वो पद धारण करते हैं। प्रश्न संख्या 73 हम देखें।
प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है, प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया जाता है, तो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, कास्टिंग वोट का मतलब क्या होता है, निर्णायक मत, वो कब करते हैं निर्णायक मत का प्रयोग, जब वोट बराबर बराबर होते हैं, यानी कि टाई होने की स्थिति में, कि पक्ष और विपक्ष दोनों ने बराबर वोट दिए थे, तब ऐसी स्थिति में जो है कि हम क्या करते हैं, निर्णायक मत देने के लिए होते हैं। प्रश्न संख्या 78, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, वह उसका प्रयोग करेगा। तो आर्टिकल 100 कहता है कि लोकसभा स्पीकर का जो मत होता है वो निर्णायक मत देने के लिए हकदार होता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष देखेंगे, 5 से 6 बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर साहब थे, यहाँ पे आधा ही नाम लिखा हुआ है मावलंकर जी, जीवी मावलंकर जी, गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे जीवी मावलंकर जी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, ये भी जीवी मावलंकर जी ही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार थी, कौन थी, मीरा कुमार, जिन्होंने 2009 से 2014 तक इस पद पे जो है कि बने रहे। लोकसभा का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, वर्तमान उपाध्यक्ष की बात पूछी जा रही तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 20 फरवरी 2022 की स्थिति के अनुसार देखें तो यहाँ पर लोकसभा का अध्यक्ष जो है कि भारतीय जनता पार्टी के ओम बिरला हैं, जबकि उपाध्यक्ष का पद अभी भी रिक्त बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 81 है, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं, सदस्य के रूप में सदन के किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं, मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। तो टाई वाला ऑप्शन बिल्कुल इनके लिए खुल जाता है कि ये मत बराबरी की स्थिति में मतदान कर सकते हैं, निर्णायक मत ये दे सकते हैं। 82 प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे, प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा साहब थे, कौन थे, पीए संगमा साहब थे। 83 प्रश्न है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा सीधे नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 84, लोकसभा का सचिवालय या लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में कार्य करता है। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न लोकसभा से। अगली वीडियो में, अगली क्लासेस में हम लोग मिलेंगे राज्यसभा। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।